अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। डिटेल लेक्चर सीरीज में जो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन एंड फोर्स, उसका है लेक्चर नंबर 24। पढ़ना क्या है बच्चे, मोशन एंड फोर्स के अंदर हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स हैं 23, 22, 21 देखे हैं तो हमने मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात की थी। हमने ये बात की थी कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो है या उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो इवेंट से पहले और बाद में सेम रहता है। यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एन इवेंट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर एन इवेंट। अब ये जो इवेंट थे इसकी बेसिस पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के डिफरेंट केसेस सॉल्व किए थे, जिसमें से हमने बुलेट ब्लॉक सिस्टम सॉल्व किया था, जिसमें से हमने फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन वाला सिस्टम सॉल्व किया था, जिसमें से हमने एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फिनोमिना ऑफ रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट प्रोपल्जन अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही की एक एग्जांपल है। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट से पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड माजी में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका भी आंसर करेंगे और कॉन्सेप्ट की फील दिलाएंगे। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज, अक्सर बच्चों का सवाल होता है सर ये जो चैप्टर है ये आप कौन से बोर्ड को लेके पढ़ा रहे हैं। मेरा बेटा आप किसी भी बोर्ड से हो, आपकी किताब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर टॉपिक है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये एप्लीकेशन शामिल है, भले वहां लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। वैसे अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताब में सब चीज लिखी हुई भी मिल जाएगी। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक सिंध की नई किताब में भी है और बलूचिस्तान फेडरल KPK की किताब में भी मौजूद है। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो, रॉकेट प्रोपल्जन। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा भैया, अब रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे उठता है इसको समझने से पहले आप जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आपके पास एक बलून है, गुब्बारा है, आपने उसमें हवा भरी और वो ऐसे फूल सा गया। आपके पास एक बलून है, वो ऐसे फूल सा गया। ठीक है, आपने यहां से इसे होल्ड किया हुआ, रस्सी वस्सी नहीं बांधी, होल्ड किया हुआ है। अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूं तो क्या होगा ये कि भैया जी ये जो बलून है ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार ये बलून ऊपर क्यों जा रहा है, आप बोलोगे सर जो आपने एयर हवा इसके अंदर भरी थी वो यहाँ पे प्रेशर से क्या हो रही है, नीचे आ रही है, जिसकी वजह से बलून कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऐसा ही है ना भाई, अगर मैं किसी गुब्बारे में हवा भरता हूँ और नीचे से उसे होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा तो ये जो गुब्बारा है इसमें से कुछ बेहुदा किस्म की आवाज़ें निकलेंगी और अल्टीमेटली ये गुब्बारा कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा, आगे पीछे भी जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है? इसलिए कि जो एयर मैंने भरी थी वो कहाँ जा रही है? नीचे, जिसकी वजह से ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। अब कुछ पॉइंट समझ आ रहे हैं? आपका जो रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है वो भी एग्जैक्टली इसी सिमिलर फिनोमिना पे जाके उठता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बलून की एग्जांपल दे दी। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। आपके पास जो रॉकेट प्रोपल्जन है ये एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और न्यूटन के थर्ड लॉ की। पहली चीज तो ये नोट कर लेना कि आपके पास जो रॉकेट प्रोपल्जन है, रॉकेट प्रोपल्जन एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी मेरा बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि मोमेंटम इसमें कंजर्व रहता है। परेशान नहीं होना, भी कॉन्सेप्ट का फील भी दिलाएंगे, साबित भी कर देंगे। और साथ ही साथ न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3। पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, ये दोनों अलग चीजें नहीं है। क्यों सर, ये अलग है ये अलग है, आप कैसे कह रहे हैं अलग नहीं है? बेटे जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ड्राइव किया था, इसी चैनल पे आपने पीछे देखा होगा डेरिवेशन मौजूद है, तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ड्राइव करने के लिए भी न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3 इस्तेमाल किया था। याद है, 2 बॉडीज आके टकराती हैं, ए का फोर्स बी पे, बी का फोर्स ए पे बराबर इक्वेट करते हैं, तब जाके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फिनोमिना निकल के आता है। क्लियर है? तो रॉकेट प्रोपल्जन
चाहे अगर एमसीक्यू में पूछे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 3। अगर दोनों लिखे हुए हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ज्यादा अच्छा आंसर है। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास रॉकेट ऊपर कैसे जाता है उसको समझने से पहले जरा रॉकेट की बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ लो। ठीक है, हमने इतनी चीज तो देख ली कि बलून ऊपर कैसे जा रहा है कि जो एयर है, हवा है बलून के अंदर से, वो नीचे की तरफ थ्रस्ट अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे से एक फोर्स बलून को कहां लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है। एक्शन रिएक्शन हो रहा है, थ्रस्ट नीचे लग रहा है, नीचे से फोर्स कहां लग रही है, ऊपर, और बलून भैया कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो अगर रॉकेट में भी ऐसे ही कुछ होता है, मान लो अगर ये रॉकेट है, इसका मतलब रॉकेट के नीचे की तरफ से गैसेज निकलेंगी वेलोसिटी के साथ, ताकत के साथ, और नतीजे में एक ताकत लगेगी, एक फोर्स लगेगी। क्यों होगा, क्या होगा, अभी सब समझाएंगे। एक ताकत लगेगी जिसकी वजह से रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अगर हम अपने रॉकेट की कंस्ट्रक्शन की बात करें कि हमारा जो रॉकेट है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, तो मेरा बेटा सबसे पहले तो आपके पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं नोजल। नोजल क्या होती है मेरा बेटा? नोजल वो जगह होती है जहां से आपके पास ये जो गैसेस हैं ये एक्सपेल हो रही होती हैं। रॉकेट है, रॉकेट का जो बॉटम वाला पार्ट होता है, यहां से गैसेस प्रेशर के साथ नीचे एक्सपेल होती हैं, निकलती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट को एक फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है, एक अपवर्ड मोमेंटम मिलता है, और रॉकेट कहां जाता है, ऊपर जाता है। तो जिस जगह से ये गैसेस नीचे की तरफ आती हैं वो क्या कहलाता है, नोजल कहलाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह से अब नोजल का काम है गैसेस को इजेक्ट करना, बाहर फेंकना। नोजल के अंदर गैसेस फॉर्म नहीं होती, बनती नहीं है। नोजल का काम गैसेस को बाहर फेंकना है। तो गैसेस बनती कहां है मेरा बेटा? गैसेस हमारे पास बनती हैं कंबशन चेंबर में। गैसेस कहां बनती हैं मेरे बच्चे? कंबशन चेंबर में बनती है। ठीक है, गैसेस हमारे पास बनती कहां पे हैं? कंबशन चेंबर में बनती हैं। और कंबशन चेंबर जो है ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो भी कोई गाड़ी होती है जिसको आप चलाते हो ना, उसमें भी कंबशन चेंबर होता है। भाई हमारी गाड़ी या बाइक कैसे चलती है? आप उसमें पेट्रोल, डीजल कुछ तो डलवाते हो, सीएनजी, तो वो जो फ्यूल है वो बर्न कहां पे होता है? कंबशन चेंबर में। तो कंबशन चेंबर नोजल के ऊपर होता है, जहां पे जो फ्यूल होता है रॉकेट का वो डला हुआ होता है, वो बर्न होता है। उसकी वजह से जो गैसेज हैं वो नोजल से कहां आती हैं? बाहर की तरफ एक्सपेल होती हैं। ठीक है, सिमिलरली कंबशन चेंबर से ऊपर मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है? फ्यूल टैंक होता है। इस फ्यूल टैंक का क्या काम है? नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर आपका फ्यूल स्टोर हुआ होता है। जहन में रखिएगा, जो रॉकेट का फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है मेरे बेटे, और वो लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है। कॉमनली जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है मेरे बेटे? लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। क्लियर है? कॉमनली, वैसे कोई सॉलिड फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर लिक्विड हाइड्रोजन क्यों यूज करते हैं? एक सवाल आता है ना जहन में, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये क्यों नहीं यूज करते? रॉकेट ने जाना कहां है? रॉकेट ने जाना है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, स्पेस में जाना है। अब आप सोचो, अगर मैं ये मार्कर ऊपर उछालता हूं तो मार्कर थोड़ी देर बाद क्या होगा? नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कहां बुला रही है? नीचे की तरफ बुला रही है। इसका मतलब कोई भी चीज जब ऊपर जाएगी तो उसे ग्रेविटी कहां बुलाएगी मेरे बच्चे? नीचे की तरफ बुलाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो चीज ऊपर की तरफ जाए और ग्रेविटी उसे नीचे ना बुला सके, तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखो फिर समझो, मैं मार्कर को ऊपर उछाल रहा हूं, मार्कर क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, दैट इज द वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो इसे कहां पुल कर रही है? वापस नीचे पुल कर रही है। रॉकेट को कहां जाना है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर। तो उसको ग्रेविटी का तगड़ा मुकाबला करना होगा। तो अगर ग्रेविटी का तगड़ा मुकाबला करना है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाली जो फोर्स है, जिसे मैं अपवर्ड थ्रस्ट कह रहा हूं या जिसे मैं फॉरवर्ड मोमेंटम कह रहा हूं, वो कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अभी हमने देखा था रॉकेट ऊपर जाता कैसे है। जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती हैं, डाउनवर्ड मोमेंटम अप्लाई करती हैं, और नतीजे में एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रॉकेट पे मोमेंटम कहां लग रहा होता है? ऊपर की तरफ। तो नतीजे में रॉकेट कहां जा रहा होता है? ऊपर जा रहा होता है।
तो इसका मतलब जितनी ज्यादा जोर से गैसेस डाउनवर्ड निकलेंगी उतना ज्यादा तेजी से रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। यह पॉइंट क्लियर हो गया। जितने ज्यादा प्रेशर से गैसेस पीछे से निकलेंगी उतनी ज्यादा थ्रस्ट रॉकेट को कहां मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन के पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी से ये डाउनवर्ड एक्सपेल होगा उतना ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट को थ्रस्ट मिलेगा और वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा जो हमारा फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। ऑक्सीडाइजर टैंक के अंदर हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन होती है, सॉरी लिक्विड ऑक्सीजन होती है। अच्छा, अब अक्सर बच्चों को ना यहाँ कंफ्यूजन होती है कि ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है क्या ये भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो रही है? बिल्कुल भी नहीं मेरे बेटे। ऑक्सीजन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, बर्निंग। आपने बचपन में शायद कभी वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही होती है, आप उसके ऊपर उल्टा करके एक गिलास रख देते हो, शीशे का जो गिलास होता है वो उल्टा करके रख देते हो। उसकी वजह से क्या होता है, वो मोमबत्ती थोड़े टाइम बाद बुझ जाती है। वजह, जो ऑक्सीजन है वो उसको जलाने के लिए चाहिए थी। जब उसने उस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी वो सारी कंज्यूम कर ली, बर्निंग के दौरान यूटिलाइज कर ली। अब मजीद ऑक्सीजन नहीं है तो अल्टीमेटली वो मोमबत्ती मजीद नहीं जलेगी। तो ऑक्सीजन चाहिए होती है बर्निंग के लिए। क्लियर है? अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जब जाहिर सी बात है अगर रॉकेट ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल तो एक जितना नहीं रहेगा। आपने शायद सुना होगा जो कोई भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, K2 क्लाइंब करने के लिए भी लोग जाते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो पीछे ऑक्सीजन टैंक लगा के जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन लेवल है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो रॉकेट भी जब ऊपर जाएगा तो कंबशन चेंबर के अंदर आपके पास इतना ऑक्सीजन नहीं होगा कि वो लिक्विड हाइड्रोजन को जला सके और उसकी वजह से गैसें नोजल से बाहर आ सके। तो आपको क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कंबशन चेंबर में फ्यूल को बर्न करने में हेल्प कर रहा होगा। समझ आ गई? अब आप बोलोगे सर रॉकेट को हम बाहर भेज रहे हैं तो रॉकेट का काम क्या होता है? कोई सैटेलाइट लेके जाता है, कोई एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाता है, कोई एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना वाना लेके जाता है, कोई इंजीनियरिंग का सामान लेके जाता है। भाई रॉकेट मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि दिल कर रहा रॉकेट उड़ा लिया। मतलब वो अनार वाले बम छोड़ना और बात है और $1 बिलियन के प्रोजेक्ट का रॉकेट ऊपर हवा में भेजना और बात है। तो जो रॉकेट सामान लेके जा रहा होता है वो कहां होता है, वो रॉकेट के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे होता है और उसको मेरे बेटे हम क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं। पेलोड एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं, पेलोड में खाना पानी भी हो सकता है, पेलोड में सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं जिसको आपने स्पेस में कहीं ले जाके छोड़ना है, पेलोड में XYZ कोई भी ऐसा सामान हो सकता है जिसके लिए आपने रॉकेट को लॉन्च पैड से लॉन्च किया। क्लियर है? जल्दी से समराइज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। रॉकेट आगे बढ़ता कैसे, मैथमेटिकली तो अभी देखेंगे। फिलहाल हमने एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम अपने जहन में तख्लीक कर ली बलून की एग्जांपल से। बलून के अंदर हवा बैकवर्ड थ्रस्ट अप्लाई करती है, नतीजे में न्यूटन का थर्ड लॉ अमल में आता है और उसको फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है और बलून कहां जाता है, ऊपर जाता है। हमने देखा कि रॉकेट भी ऐसे ही ऊपर उड़ता है कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो जलता है, गैसेस बनती हैं, वो गैसेस प्रेशर के साथ नीचे की तरफ निकलती हैं, जमीन पे फोर्स लगाती हैं, जमीन नतीजे में रॉकेट पे फोर्स लगाती है और रॉकेट भैया कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं। मैंने कहा रॉकेट का प्रोपल्जन इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर दोनों लिखे हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर। फिर हमने जब कंस्ट्रक्शन की बात की, हमने कहा नोजल क्या है, बिल्कुल रेयर पार्ट ऑफ द रॉकेट, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जिससे गैसेस प्रेशर के साथ एक्सर्ट होती हैं, दैट इज नोजल। फिर हमने देखा कि भाई नोजल से ऊपर क्या है, कंबशन चेंबर। ये वो जगह है जहां पे आपका फ्यूल बर्न करता है जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इससे ऊपर क्या है, फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक वो जगह है जहां पे आपके पास फ्यूल मौजूद होता है। रॉकेट का जो फ्यूल है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। नॉर्मली जो हम लोग रॉकेट देखते हैं आगे पीछे उड़ते हुए वो किस में इस्तेमाल होता है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। आपकी पंजाब बोर्ड के अंदर भी जो एग्जांपल दी हुई है वो लिक्विड हाइड्रोजन की ही एग्जांपल दी हुई है।
लिक्विड हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और हमें एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि जब कभी भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी उसे कहां बुलाएगी? नीचे की तरफ। तो आपको तगड़ी एनर्जी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो यह काम हम किससे लेते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन से। फिर उससे ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडाइजर टैंक होता है। उसमें क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन एज ए फ्यूल यूज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन का काम है कंबशन को फैसिलिटेट करना, बर्निंग को फैसिलिटेट करना, क्योंकि बर्निंग का जो अमल है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। उसके बाद क्या होता है भाई? पेलोड होता है। मजीद कुछ चीज ध्यान में रखना, आपके पास पेलोड क्या है? वो चीज या वो लोग जो आपने वहां स्पेस के अंदर भेजना था, जिसके लिए आपने अपना रॉकेट लॉन्च किया था। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास एक होते हैं प्रोपेलर, इसको हम प्रोपेलर रॉकेट्स भी कहते हैं या इसको हम प्रोपेलर टैंक्स भी कहते हैं। अब ये प्रोपेलर टैंक्स क्या होते हैं, प्रोपेलर रॉकेट्स क्या होते हैं, ये भी समझो जरा। देखो ये तो हो गया मेरा बेटा एक रॉकेट। इस रॉकेट के साथ ना छोटे 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 रॉकेट और अटैच हुए हुए होते हैं। उनका क्या फायदा होता है? देखो मेरे बेटे होता क्या है, जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है ना अपने फ्यूल को इस्तेमाल करता हुआ, अब मेरा बेटा हमारे पास प्रोपेलर टैंक या प्रोपेलर रॉकेट्स क्या होते हैं, आप इसको इमेजिन इस तरह से करो। आपका एक मेन रॉकेट है, मेन रॉकेट के अंदर नोजल है, नोजल के ऊपर कंबशन चेंबर, उसके ऊपर फ्यूल टैंक, ऑक्सीडाइजर टैंक, पेलोड। एक आपका मेन रॉकेट हो गया। ये मान लो आपका मेन रॉकेट है, ठीक है मेरा बेटा, दिस इज योर मेन रॉकेट। इस रॉकेट के साथ छोटे छोटे और रॉकेट्स अटैच हुए हुए होते हैं इस तरह से। ये मतलब गोल में होता है ना, गोलाई में होता है रॉकेट, तो ऐसे छोटे छोटे रॉकेट्स अटैच हुए हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, आप जरा समझिएगा। देखो आपके पास लॉन्च पैड के ऊपर नोजल से बहुत सारी गैसेस एक्सपेल होती हैं। जो गैसेस एक्सपेल होती हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं। कितनी तेजी से? इतनी तेजी से एट टाइम्स 4000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गैसेस एक्सपेल की जाती हैं, 4 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। यानी कि अगर उस गैस को हम ऐसे कहीं डायरेक्शन में भेजें तो 1 सेकंड में वो 4 किलोमीटर का फासला कवर कर लेगी। ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गैसेस एक्सपेल होती हैं। मतलब ये कोई फिक्स लिमिट नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। लॉन्च पैड पे जब रॉकेट ने ऊपर जाना है ना, तो गैसेस बहुत तेजी से एक्सपेल होती हैं। अब होता क्या है, ये रॉकेट ऊपर जाना शुरू हो गया। अब मसला क्या है मेरे बच्चे, जरा समझना। अगर आप मसले की गंभीरता को समझ जाओगे ना तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आगे जो मैंने डेरिवेशन करानी है, जो हमारी कहीं किताब में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या कॉन्सेप्ट का फील दिलाने के लिए जरूरी है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जरा समझना, आपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया। अब देखो वो जो गैसेस एक्सपेल हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो ग्रेविटी का मुकाबला तो बाद में कर रही हैं, पहला काम वो कर रही है रॉकेट को ऊपर उठा रही हैं। अरे भैया, अगर कोई भारी भरकम चीज जमीन के ऊपर है तो उसे ऊपर उठाने के लिए भी तो ताकत चाहिए, हाँ या ना भैया? अगर एक भारी भरकम चीज जमीन के साथ लगी हुई है, इसे ऊपर उठाने के लिए भी तो ताकत चाहिए। फिर उठा लिया, अब कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए भी ताकत चाहिए। फिर कांस्टेंट स्पीड से भी चला लिया, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने के लिए भी ताकत चाहिए। समझ रहे हो? रॉकेट को ऊपर जाने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्या यह बात समझ में आई मेरे बेटे? फिर समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। देखो रॉकेट जमीन पर है, सबसे पहले तो रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए फोर्स चाहिए, पहली फोर्स तो वो हो गई। अब रॉकेट ऊपर उठ गया, अब सिर्फ उठ के हवा में थोड़ी लटकाना है उसे, ऊपर मूव कराने के लिए मजीद एनर्जी चाहिए, मजीद फोर्स चाहिए। एक्सेलरेट कराने के लिए, ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ बाहर निकल जाए, मजीद ताकत चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है कि हमें कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यही वजह है कि मेरे बेटे, जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर यह लिखा मिलेगा कि हमारे पास जो गैसेस एक्सपेल होती हैं उनकी इतनी स्पीड भी हो सकती है 4000 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास कंबशन चेंबर में जो गैसेस बन रही होती हैं और जो नोजल से निकल रही होती हैं वो आपके पास 10
1000 किलोग्राम पर सेकेंड तक जा सकती हैं। क्या मतलब मेरा बेटा, 1 सेकेंड में 10,000 किलोग्राम गैस एक्सपेल हो रही है। तो सोचो फ्यूल कितना बर्न हो रहा होगा, कंबशन चेंबर में कितना फ्यूल बर्न होगा कि 1 सेकेंड में 10,000 किलोग्राम गैस एक्सपेल होगी। 10 सेकेंड में 1,00,000 किलोग्राम गैस क्या हो रही होगी, एक्सपेल हो रही होगी। तो जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है तो 80% ऑफ द मास ऑफ रॉकेट क्या होता है, आपका फ्यूल होता है। यानी कि जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है ना मेरा बेटा, एट टाइम t = 0, 80% ऑफ द टोटल मास, 80% ऑफ द टोटल मास क्या होता है मेरे बेटे, फ्यूल होता है। जब आपका लॉन्च होता है रॉकेट, टाइम t = 0 का मतलब क्या है, एट लॉन्च पॉइंट ड्यूरिंग लॉन्चिंग, तो आपका जो टोटल मास का 80% होता है वो क्या होता है, फ्यूल होता है। यानी कि अगर 100 किलोग्राम का रॉकेट है, 100 किलोग्राम का रॉकेट है, तो उसमें से 80 किलोग्राम सिर्फ क्या है, फ्यूल है। ठीक है भैया, मैं इस प्रोपेलर टैंक के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, उससे पहले ये पूरी तमहीद बांध रहा हूं। रॉकेट जब ऊपर उठेगा तो उससे ऊपर उठाने के लिए आपको बैकवर्ड थ्रस्ट चाहिए। देखो होगा क्या, बैकवर्ड थ्रस्ट, ये जो रॉकेट है इसकी जो गैसेज हैं ये फोर्स अप्लाई करेंगी ग्राउंड पे, ग्राउंड फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, रॉकेट पे। सिंपल सा फिनोमिना। अब रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए एक ताकत चाहिए, फिर ऊपर कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए भी ताकत चाहिए, और अगर एक्सेलरेट कराना है तो और ज्यादा ताकत चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें रॉकेट को एक्सेलरेट कराना है ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए। तो अब ये काम सिर्फ फ्यूल टैंक में अवेलेबल फ्यूल्स को यूज करके नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रोपेलर टैंक लगाते हैं। ये प्रोपेलर टैंक क्या करते हैं, इनमें भी फ्यूल होता है। ये क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास 3, मिसाल दे रहा हूं, 3 प्रोपेलर टैंक लगे हुए हैं। समझो जरा कि एक रॉकेट जब ऊपर उठा, इसके साथ 3 छोटे छोटे रॉकेट लगे हुए हैं। इनका काम क्या है, सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो प्रोपेलर टैंक है इनका फ्यूल इस्तेमाल होगा कंबशन चेंबर में, और नोजल से गैसेस क्या होंगी, निकलेंगी। इसकी वजह से रॉकेट क्या होगा, तेजी से ऊपर जाएगा। अब जब मान लो प्रोपेलर टैंक नंबर 1 खाली हो गया, जब प्रोपेलर टैंक नंबर 1 खाली हो गया तो ये एक एक्स्ट्रा बोझ है, ये एक एक्स्ट्रा बोझ है जिसे रॉकेट अपने साथ लेके जा रहा है, क्योंकि इसने अपना मकसद पूरा कर दिया। भाई इसके अंदर फ्यूल स्टोर था, वो फ्यूल इस्तेमाल हो गया। अब क्या करेगा, अब इसको तेजी के साथ नीचे ड्रॉप किया जाएगा, इस प्रोपेलर टैंक को ड्रॉप किया जाएगा। जब ड्रॉप करेगा तो रॉकेट का ओवरऑल मास क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से फॉरवर्ड मोमेंटम मजीद बढ़ जाएगा। अभी हम साबित करेंगे मैथमेटिकली कि कैसे होगा। रॉकेट का मास क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, भाई जो प्रोपेलर टैंक है ये भी तो रॉकेट का ही हिस्सा थे। आपने क्या करा, प्रोपेलर टैंक को इस्तेमाल करने के बाद वो जो प्रोपेलर टैंक था उसे ड्रॉप कर दिया। क्लियर है, तो रॉकेट का मास कम हो गया, इसकी वजह से फॉरवर्ड मोमेंटम मजीद क्या हो गया, बढ़ गया। सिमिलरली दूसरा प्रोपेलर टैंक इस्तेमाल हुआ, फिर उसे भी ड्रॉप कर दिया, फॉरवर्ड मोमेंटम मजीद क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे करते करते आपका रॉकेट फाइनली क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और आप देखोगे कि आखिर में आपके पास जो चीज बच जाती है वो सिर्फ क्या बच जाता है, पेलोड बच जाता है। यानी कि जब एक बार सारे प्रोपेलर टैंक इस्तेमाल हो गए तो वो नोजल को भी छोड़ देगा। क्यों भाई, जब फ्यूल ही खत्म हो गया फिर नोजल का क्या काम है, फिर नोजल को भी छोड़ दिया, फिर उसके ऊपर जो फ्यूल टैंक था उसे भी छोड़ दिया, सबको छोड़ के आखिर में क्या बच जाएगा, सिर्फ पेलोड बच जाएगा और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना, ऐसा नहीं होता कि अल्लाह वास्ते होता है, सब कैलकुलेशन होती है कि किस पॉइंट पे पहला प्रोपेलर टैंक ड्रॉप किया जाएगा, किस पे दूसरा, किस पे तीसरा, किस पे चौथा, किस पे पांचवा, करते करते कितनी स्टेजेस के बाद जाके आपका फाइनल पेलोड ऑर्बिट में पहुंचेगा। क्लियर हो गया बेटे, समझ आती है बात की? कॉपी कर लो मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने जो चीज अभी समझी है ना, इसी को अब मैथमेटिकली समझने का वक्त आ गया। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो रॉकेट कंस्ट्रक्शन तो हमने देख ली, अब रॉकेट की प्रोपल्जन होती कैसे है इसको मैथमेटिकली समझेंगे। जहन में हमारे खाका तो बन चुका है मेरा बेटा। जो प्रोपल्जन है ये हमारे पास दो लैटिन वर्ड्स का मजमुआ है, जिनमें से एक हमारे पास है प्रो और एक हमारे पास है पेलर। प्रो का मतलब होता है मेरा बेटा फॉरवर्ड, आगे की तरफ। पेलर का मतलब होता है मेरा बेटा टू ड्राइव समथिंग। ठीक है, पेलर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, टू ड्राइव समथिंग। क्लियर है? अच्छा, फिर इससे रिलेटेड एक फेसबुक के ऊपर मीम भी चल रही थी, वो भी आपको मैं बता दूंगा। अब आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट का फील आया हुआ होगा।
प्रो मतलब फॉरवर्ड, पेलर मतलब किसी चीज को चलाना, टू ड्राइव समथिंग। प्रोपेलर क्या हो जाएगा? प्रोपेलर किसी चीज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना, प्रोपेलर किसी चीज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना। बोट जो होती है उसके साथ भी प्रोपेलर लगे हुए होते हैं, जिसको उर्दू में चप्पू कहते हैं, चप्पू चलाना। अगर आपका नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना हुआ है तो वहां पे जो सैफुल मलूक झील है उसके अंदर जो कश्ती होती है उसमें आपको एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाते हैं। उसमें आपने देखा लकड़ी के 2 प्रोपेलर्स होते हैं जो बंदा चलाता है और आपको आगे की तरफ लेके जाता है। तो यार प्रोपल्जन मतलब आगे की तरफ ड्राइव करना, ठीक है। अब प्रोपल्जन कैसे हो रही थी बच्चे, हमने अभी देखा हमारे पास जो ये रॉकेट है, रॉकेट में क्या हो रहा था मेरा बेटा, ये जो रॉकेट है इस रॉकेट से जो गैसेज हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जॉस्ट होती हैं बहुत स्पीड से, जिसके नतीजे में क्या होता है, ये जब ये पीछे की तरफ आती है मेरा बेटा, जाहिर है जो गैस बाहर निकलेगी उसका कुछ मास होगा और यकीनन उसकी क्या होगी मेरा बेटा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चे, मोमेंटम मिलेगा। भाई जो गैसेस इस रॉकेट से बाहर निकल रही हैं इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट कर रही हैं, हाँ या ना, वो कुछ ना कुछ क्या कर रही हैं, बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट कर रही हैं। और हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, जितना बैकवर्ड मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, फॉरवर्ड मोमेंटम। अरे भैया देखो, जब रॉकेट यहां पे रुका हुआ है, जब रॉकेट अभी कुछ नहीं कर रहा, रॉकेट अभी लॉन्च पैड पे ऐसे रखा हुआ है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि गैसेस अंदर डिस्को तो नहीं कर रही, भाई सब कुछ रुका हुआ है ना। जब गैसेस को प्रेशर के साथ नीचे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट किया जाएगा तो m इंटू वी, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो गैसेज है वो एक अदद क्या जनरेट करेगी मेरा बेटा, बैकवर्ड मोमेंटम जनरेट करेगी, हाँ या ना। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में भी सेम अमाउंट का एक क्या जनरेट हो जाएगा मेरा बेटा, फॉरवर्ड मोमेंटम। बोलो बेटे, पॉइंट क्लियर हो गया। बैकवर्ड मोमेंटम गैसेस के एक्सपेल होने की वजह से आया, फॉरवर्ड मोमेंटम कहां से आएगा मेरा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। भाई इनिशियल मोमेंटम टोटल क्या था, 0, तो भाई साहब जितना बैकवर्ड मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा, फॉरवर्ड मोमेंटम होगा, ताकि ऐड होने के बाद आंसर फिर से क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लेक्चर देखा हुआ है तो ये सब बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम की बेस पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप न्यूटन के लॉ की बेस पे करोगे तो देखो, जो ये गैसेज हैं, फोर्स बाय गैसेस कहां पे, ग्राउंड पे। भाई जो गैसेस फोर्स लगा रही हैं वो किस पे लगा रही हैं मेरे बच्चे, ग्राउंड पे। नतीजे में ग्राउंड फोर्स किस पे लगाएगा, रॉकेट पे। तो गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी ग्राउंड पे, ग्राउंड रॉकेट पे फोर्स कहां लाएगा, अपवर्ड, और अल्टीमेटली आपका रॉकेट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये मैंने बता दिया कि गैसेस बहुत स्पीड से निकलती हैं और बहुत तेजी से बर्न करती हैं। जो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ गैसेस है वो एट टाइम 10,000 किलोग्राम पर सेकंड तक भी चला जाता है, और जो गैसेस निकल रही होती हैं इनकी स्पीड एट टाइम्स 4,000 मीटर पर सेकंड तक भी चली जाती है। क्लियर है मेरे बेटे, कॉपी कर लो, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। चलो मेरा बेटा, अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। मेरा बेटा रॉकेट को हमें ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना है, और ये एक्सेलरेट कर पाना मुश्किल है क्योंकि ग्रेविटी से कहां बुला रही होती है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखो, मान लेते हैं कि जब रॉकेट अपनी जगह पे रुका हुआ है तो मेरा बेटा रॉकेट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों सर? भैया जब रॉकेट रुका हुआ है तो मास तो रॉकेट का सारा उसके पास है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मूव थोड़ी कर रहा है। अच्छा, जब गैसेस एक्सपेल होंगी तो मान लेते हैं मेरा बेटा जो गैसेस एक्सपेल हो रही हैं टाइम टी में वो m प्राइम है। इसे m प्राइम भी कह रहा हूं, आगे चल के डेल्टा m भी कहूंगा, ठीक है। m प्राइम गैसेस क्या हो रही हैं, एक्सपेल हो रही हैं, ठीक है मेरे बच्चे। और जिस वेलोसिटी से गैस एक्सपेल हो रही है मेरा बेटा वो हमारे पास क्या है, v है। इसे मैं आगे चल के u भी कहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गैसेस, जो गैस का मास है जो एक्सपेल हो रहा है दैट इज m प्राइम, और वेलोसिटी कितनी है, v प्राइम। जब ये गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेल होंगी तो एक मोमेंटम क्रिएट करेंगी। क्यों? मास टाइम्स वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मेरे बेटे जो फाइनल मोमेंटम होगा गैस का वो अगर मुझे निकालना होगा तो इट विल बी m प्राइम इंटू v।
भाई इनिशियल मोमेंटम जीरो है क्योंकि रॉकेट रुका हुआ है, गैसेस रुकी हुई हैं। जब गैसेस एग्जॉस्ट होना शुरू होंगी नोजल के थ्रू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये मोमेंटम हो जाएगा। वी वेलोसिटी है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ध्यान में रख लेना, ठीक है। हमें ये बात पता है फोर्स बाय द गैस मैंने वैसे ही लिखा है। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, F equal delta P upon T. Force can be defined as the rate of change of linear momentum. पढ़ चुके हैं ये बात, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, ऐसे ही होता है। फाइनल मोमेंटम कितना है मेरे बेटे? m प्राइम v माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 अपॉन में क्या आ गया? t आ गया। जो मेरा बेटा फोर्स अप्लाइड बाय गैस है, ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? गैस अप्लाई कर रहा है। किस पे? ग्राउंड पे। वो कितनी आ रही है? m प्राइम v डिवाइड बाय t। m प्राइम से क्या मुराद है बेटे? m प्राइम से मुराद है वो मास जो जितनी गैसेस एक्सर्ट हो रही हैं। भाई जो गैस एक्सर्ट हो रही है उसका कोई मास भी तो होगा। m प्राइम टाइम, कितने टाइम में एक्सर्ट हो रही है। v किस स्पीड से एक्सर्ट हो रही है। क्लियर है? m प्राइम कितना मास गैस एक्सर्ट हो रही है, v कितनी रफ्तार से हो रही है, कितने टाइम में हो रही है। क्लियर हो गया? अब ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? गैस। किस पे? नीचे की तरफ कौन है? ग्राउंड पे अप्लाई कर रहा है। न्यूटन का तीसरा कानून क्या कहता है? एक्शन का रिएक्शन होता है। जब गैस ग्राउंड पे फोर्स लगाएगी तो ग्राउंड रॉकेट पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो भैया जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी ऑन द रॉकेट, फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द रॉकेट, इसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। और कौन सा थ्रस्ट? फॉरवर्ड थ्रस्ट, क्योंकि यही बेसिकली वो थ्रस्ट है जो रॉकेट को कहां लेके जा रहा है? ऊपर लेके जा रहा है। मैं कह सकता हूं जो फोर्स लग रही होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। रॉकेट के मास को हम m कह देते हैं और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा बेटा? a हो जाएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, भाई जो अनबैलेंस फोर्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। जो आपके पास गैस ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई, ग्राउंड एग्जैक्टली उतनी ही ताकत किस पे लगाएगा? रॉकेट पे लगाएगा। और न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर मैं लिखूंगा तो m इंटू ए आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, सर इक्वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें बात पता है। इक्वेट कर देंगे तो m प्राइम v अपॉन में क्या आ गया मेरे बच्चे? t आ गया, विच मीन्स a विल बी इक्वल टू m प्राइम अपॉन t मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय m। क्लियर है? ये हमारे पास है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अब ये जो m प्राइम अपॉन t है इसको आपकी किताब वाले कहते हैं m। क्या कहते हैं भैया जी? m कहते हैं इसको आपकी किताब वाले। ये m क्या है? m से मुराद मास नहीं है, मास ऑफ द गैस इजेक्टेड नहीं है। m से मुराद है मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितने किलोग्राम गैस एक्सपेल हुई, एक सेकंड में कितना मास गैस का एक्सपेल हुआ, इसलिए मैंने यहां पे इसे m प्राइम कहा था। तो m क्या है? मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। v किस रफ्तार से इजेक्ट हुई। कैपिटल m क्या है? वेलोसिटी। कैपिटल m क्या है? रॉकेट का मास। क्लियर है? रॉकेट का मास, जो भी रॉकेट का मास है। क्लियर हो गया भाई साहब? इसको जल्दी से आप कॉपी कर लो। अब आप देखो, हमने भी ये बात की थी ना कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा, वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन आपने बढ़ाना है। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे कहां पुल कर रही है? डाउनवर्ड। तो हम क्या करते हैं? प्रोपेलर टैंक ऊपर से नीचे गिराते जाते हैं। जब प्रोपेलर टैंक आप गिराते जाओगे तो रॉकेट का मास क्या होगा? कम होता जाएगा। रॉकेट के मास के कम होने से क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। समझ आ गया भाई? एक्सेलरेशन का रॉकेट के मास के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होता जाएगा, प्रोपेलर टैंक कम करते जाओगे, फ्यूल की क्वांटिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी ऑफ द गैस इजेक्टेड के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। आप जितनी तेजी से गैस को इजेक्ट करोगे नोजल से, एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन का मास ऑफ द गैस इजेक्टेड के साथ रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। यानी कि जितना ज्यादा गैसेस को बर्न करके इजेक्ट करोगे, एक्सेलरेशन उतनी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? ये रिलेशन एक बार माजी में पूछा गया था, कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अभी तक हमने ये चीज तो देख ली और ये चीज समझ भी ली हमने मैथमेटिकली कि जैसे जैसे मास कम होता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी।
लेकिन हमें हमारी बुनियाद से यह बात पता है कि एक्सेलरेशन के बढ़ने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन मैंने अभी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन एक जुमला बोला था कि हम प्रोपेलर टैंक को ड्रॉप करते हैं, उसकी वजह से फॉरवर्ड मोमेंटम भी क्या होता है, बढ़ता है, फॉरवर्ड वेलोसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। उसको साबित करते हैं। और अगर आप इस जो वीडियो है इसकी अगर आप थंबनेल देखोगे तो उसके ऊपर भी मैंने जो रॉकेट की तस्वीर बनाई हुई है उसको यहां पे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन हमारा आया था GIKI के अंदर, एक क्वेश्चन आया था नम्स के अंदर। आप क्वेश्चन देखो, फिर आप ये तय करना कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना क्यों जरूरी है। आपका एग्जामिनर कहां बेसिक से चीज को उठाता है और कहां पे जाके उसको लिंक करता है, समझो जरा। देखो यहां तक का पार्ट ना हमारा बोर्ड लेवल पे पूरा हो गया, लेकिन अब ये हमारी बेस बन गई। अब इसी को लेके मैं आगे आपको लेके चल रहा हूं ताकि जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं उसको हम कवर कर लें, ठीक है। देखो मान लो मेरा बेटा मेरे पास एक कोई रॉकेट मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। एक रॉकेट मूव कर रहा है और इस रॉकेट का जो मास है वो मान लेता हूं मेरे पास कितना है मेरे बेटे, 100 किलोग्राम मास है। और रॉकेट मूव कर रहा है कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड से। सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल लिए। रॉकेट का मास कितना है भैया, रॉकेट का जो मास है भाई लोग, रॉकेट का जो मास है वो मेरा बेटा हमारे पास कितना है, 100 किलोग्राम मास है और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब क्या होता है हमारे पास जो इसका फ्यूल है, एक प्रोपेलर टैंक का फ्यूल पूरा बर्न हो जाता है। और जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो वो प्रोपेलर टैंक जो है वो आप क्या करते हो, उस प्रोपेलर टैंक को इस रॉकेट से अलग कर देते हो। जो प्रोपेलर टैंक आप अलग कर रहे हो इसका मास कितना है, 20 किलोग्राम है। तो बाकी का बचा हुआ रॉकेट का मास कितना हो जाएगा, 80 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आगे किस स्पीड से जा रहा है ये मुझे पता करना है अभी, ठीक है। जो 20 किलोग्राम वाला है इसको आपने पीछे की तरफ, भाई जाहिर है जो प्रोपेलर टैंक है उसको आप पीछे की तरफ रिलीज करोगे विद सम स्पीड। मान लेते हैं कि जो जिस स्पीड से आपने रिलीज किया है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर सुनो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम क्या चीज समझने लगे हैं, क्या चीज पढ़ने लगे हैं। मैंने भी ये बात बताई थी कि जैसे जैसे आप प्रोपेलर टैंक को, या आपने अक्सर सुना होगा 2 स्टेज रॉकेट, 3 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज, 5 स्टेज। होता क्या है, जब आपके पास प्रोपेलर टैंक इस्तेमाल हो गए वो आपने ड्रॉप कर दिए, उससे क्या हुआ, मास कम हुआ। मास कम होने से एक्सेलरेशन तो बढ़ता है लेकिन फॉरवर्ड मोमेंटम भी बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है। कैसे, वो साबित कर रहा हूं। क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। होता कैसे, मैंने एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना ली कि भैया एक रॉकेट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सारे रॉकेट के सारे जो है ना वो मंजन मिला के कुल मास कितना है, 100 किलोग्राम। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। मान लो इसका जो प्रोपेलर टैंक लगा हुआ था वो 20 किलोग्राम का था, उसने अपना काम वाम कर लिया, पूरा फ्यूल उसका इस्तेमाल हो गया। अब आपको ये एक फालतू आइटम है आपके लिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसे डिस्कार्ड कर रहे हो। तो आप इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करते हो विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक बंदा जो बाहर, मतलब रॉकेट के अंदर नहीं है, रॉकेट के बाहर है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ देख रहा है, तो उसको क्या ये पीछे जाता हुआ नजर आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आपने ये जो रिलीज किया है ना प्रोपेलर टैंक, ये इसको आगे जाता हुआ नजर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। पहले तो यहीं पर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए बेटे ये जो प्रोपेलर टैंक था, ये प्रोपेलर टैंक जो था ये आपके मेन रॉकेट का पार्ट था, हाँ या ना। अब जो प्रोपेलर टैंक था ये मेन रॉकेट का पार्ट था, जो आपका प्रोपेलर टैंक था ये मेन रॉकेट का पार्ट था। और आपका मेन रॉकेट किस स्पीड से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था। जब 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था तो प्रोपेलर टैंक भी इसी रफ्तार से जा रहा था। अब प्रोपेलर टैंक को पीछे किस रफ्तार से भेजा गया, 8 मीटर पर सेकेंड से। तो प्रोपेलर के पास 10 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 8 कहां आ गया, रिवर्स में। तो 10 माइनस 8, यानी कि जो प्रोपेलर टैंक आगे जाता हुआ नजर आएगा वो किस रफ्तार से जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। क्लियर है। अगर मैं कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात करता हूं, मुझे मालूम करना है कि बचे हुए रॉकेट की क्या स्पीड होगी। क्लियर है। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखता हूं तो देखो मेरे बेटे, इनिशियल मोमेंटम, रॉकेट यहां जा रहा है, क्या स्पीड है, 10, मास कितना है, 100। यानी कि मेरे बेटे जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो गया, 1000 न्यूटन सेकेंड हो गया इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। अच्छा फाइनल मोमेंटम पे आ जाओ। फाइनल मोमेंटम में आप नोट करोगे एक हिस्सा मोमेंटम में इसका है, एक हिस्सा इसका है। इसकी क्या स्पीड है, 2। सर 8 नहीं है, नहीं मेरे बच्चे 8 नहीं है। आप नेट स्पीड देखो भैया, ये पहले आगे जा रहा था 10 से, अब पीछे की रफ्तार से आपने इसे रिलीज कर दिया, इसने
इस फालतू वाले प्रोपेलर टैंक को पीछे की तरफ रिलीज कर दिया 8 से, 10 में से 8 निकाल दो, नेट स्पीड क्या बची 2 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसका मास कितना है 20 है, प्लस आपके पास इसकी जो स्पीड है वो आपको नहीं पता, और इसका मास कितना है 80 है, हमें पता है। अच्छा, और ये भी, इसका भी स्पीड वही है, इसकी भी स्पीड वही है, तो अल्टीमेटली अब देखो मेरा बेटा, ये जो हमारे पास प्रोपेलर टैंक है इसका भी मोमेंटम कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ है, और ये तो रॉकेट जा ही कहाँ रहा है, आगे की तरफ। तो जो हमारा फाइनल मोमेंटम है 22 का क्या हो गया 40 प्लस 80v, और ये भी किस डायरेक्शन में आ रहा है मेरा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत इन दोनों को इक्वेट करता हूँ ले जाके, तो ये बन जाएगा 1000 विल बी इक्वल टू 40 प्लस का 80v। अगर मैं इसको यहाँ ला के माइनस करता हूँ, 1000 में से 40 माइनस किया, क्या बचा 960 80v, v विल बी इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 चला गया, 8 12 का क्या आ रहा है मेरा बेटा 96, ऐसे ही है 8 12 हाँ ठीक है 8 12 ठीक है 8 12 हो गया 96। इसका मतलब क्या है मेरे बेटे, जरा समझो गौर से कि आपके पास ये जो बचा हुआ रॉकेट है इसकी स्पीड कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट समझ आ रहा है? देखो आपके पास पहले ओवरऑल रॉकेट की स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब इसने अपना बेकार वाला प्रोपेलर टैंक का एक मास रिलीज कर दिया, उसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया। रीजन क्या है बेटे, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। भाई बचा हुआ जो पीस है इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद जो ओवरऑल मोमेंटम है वो कैसा रह सके, कंजर्व रह सके। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया? अगर आप चाहो तो इसको दोबारा एग्जांपल को भी करके देख सकते हो। क्या कि भाई मान लो आपके भाई ये पहले ये जो आपके पास एक रॉकेट था, इस रॉकेट का मास कितना है 100 किलोग्राम, ये आगे मूव कर रहा था विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक और दफा समझा रहा हूं ताकि आपका पॉइंट मजीद क्लियर हो जाए। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो फॉरवर्ड मोमेंटम है वो कितना आ गया, 1000 न्यूटन सेकेंड का फॉरवर्ड मोमेंटम आ गया। अब आपने क्या करा, आपने इसी में से एक हिस्सा पीछे की तरफ रिलीज कर दिया। आपने रिलीज किया, मान लो अब की बार आपने रिलीज किया मान लो 12 मीटर पर सेकेंड से। गौर से सुनना और समझना, कितने से किया 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये कितना हिस्सा है 20 किलोग्राम का पार्ट है, बचा हुआ कितना हो गया 80 किलोग्राम, और इसकी स्पीड आपने निकालनी है। देखो अब ये जो आपने अपना प्रोपेलर टैंक रिलीज किया है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट ने इसको रिलीज करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी दी 12 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड कितनी होगी, नेट स्पीड होगी बेटे इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। सर ये आप नेट स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, बार बार आपने रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर अगर देखा हुआ है तो ये समझ में आ रहा होगा। भाई ये जो प्रोपेलर टैंक है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 थी स्पीड, रॉकेट ने इसे डिस्कार्ड करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितनी दी 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 इधर 10 उधर, 12 माइनस 10 इस डायरेक्शन में कितनी बच गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप सॉल्व करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 20। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय v, तो क्या बन गया माइनस का 40 प्लस का 80v विल बी इक्वल टू, इससे इसको इक्वेट कर दो 1000 से, इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम, इसको वहां ले जाएंगे तो भैया ऐड हो जाएगा 1040 विल बी इक्वल टू 80v। भैया वहां गया तो ऐड हो गया, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8 और 2 यहां आ गया, 8 3 जा 24। यानी कि ये जो बचा हुआ आपका रॉकेट है इसकी स्पीड कितनी हो गई 13 मीटर पर सेकेंड। क्या पॉइंट समझ आया? जो हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि प्रोपेलर टैंक को या एक्स्ट्रा मास को गिराने से, यूजलेस मास को ड्रॉप करने से उसका फॉरवर्ड मोमेंटम क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो वहां मैंने एक बात बताई थी ना, एक्सेलरेशन और रॉकेट के मास का रिलेशन इनवर्स है। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसका मास क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो नतीजे में वो क्या होता है, अपने पास ये सब चीजें जो एक्सेलरेशन है और स्पीड है वो क्या होता है, बढ़ाता जा रहा होता है। कॉपी कर लो मेरे बेटे, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनको जल्दी से देख लो ताकि हम इससे रिलेटेड सवाल कर सकें। अभी ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, a इक्वल्स m प्राइम डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाई बाय v अपॉन कैपिटल M। इसमें मेरा बेटा हमारे पास m प्राइम से क्या मुराद है,
एम प्राइम से मुराद था मास ऑफ द गैसेस एक्सपेल्ड। टी से क्या मुराद है? वो टाइम जिसके अंदर आपने ये गैसेस क्या करी, एक्सपेल करी। इसको कई दफ़ा हम डेल्टा टी भी लिखते हैं क्योंकि ये छोटा सा टाइम इंटरवल होता है। ये जो मेरा बेटा हमारे पास एम प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, इसको हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं मेरा बेटा? इसको हम एम कह रहे होते हैं। इसको कई दफ़ा हम अल्फा भी कहते हैं। ये अल्फा क्या शो करता है, या इस अल्फा का यूनिट क्या होता है? दिस इज किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने किलोग्राम मास एक्सपेल हुआ, या इसको हम यूं भी कहते हैं रेट ऑफ कंबशन, या कह लो रेट ऑफ एक्सपल्जन ऑफ गैसेस। इसको रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैसेस भी कहते हैं या रेट ऑफ एक्सपल्जन ऑफ गैसेस भी कहते हैं। कैपिटल एम से क्या मुराद है? कैपिटल एम से मुराद है टोटल मास ऑफ द रॉकेट। टोटल मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम टी। टोटल मास ऑफ द रॉकेट किसी भी वक्त में, वो ये है। वी से क्या मुराद है? वेलोसिटी विद विच गैसेस आर एक्सपेल्ड। इसको बाज़ जगहों पे यू भी लिखा होता है, उससे परेशान नहीं हो जाना। वेलोसिटी विद विच गैसेस आर एक्सपेल्ड। अगर इस एम को मैं वहां ले जाऊंगा, पहले तो इसी को देख लो ना। ए क्या बन जाएगा? ए विल बी इक्वल टू, इसको आप अल्फा भी कह सकते हो, एम भी कह सकते हो इस चीज को, मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइड बाय एम। अगर इस एम को वहां ले जाओगे तो क्या बनेगा? एम इंटू ए विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू वी। और ये एम इंटू ए क्या होता है? ये बराबर होता है मेरा बेटा फोर्स ऑन रॉकेट। क्या होता है ये? फोर्स ऑन रॉकेट विल बी इक्वल टू एम ए विल बी इक्वल टू अल्फा वी। क्लियर है? फोर्स ऑन रॉकेट, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। फोर्स ऑन रॉकेट, ये हमारा क्या हो गया बेटे? दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला ये रहा एक्सेलरेशन का, एक फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स ऑन रॉकेट का। इसको आप थ्रस्ट भी कहते हो। इसको हमारी किताब वाले क्या नाम देते हैं? एक और थ्रस्ट का नाम देते हैं। ठीक है? एम से मुराद मास ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम। अच्छा, मैं ये भी समझ लो, मैं बार बार यूं क्यों कह रहा हूं कि टोटल मास ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम इंस्टेंट, इसलिए मेरा बेटा कि मास ऑफ रॉकेट कांस्टेंट नहीं है। बेटे अभी तो ये समझा कि लॉन्च पॉइंट के ऊपर 80% ऑफ द मास रॉकेट का क्या होता है? फ्यूल होता है। अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है, प्रोपेलर टैंक खाली होते जाते हैं, उन्हें ड्रॉप करते जाते हैं, तो रॉकेट का जो कुल मास है वो तो मुसलसल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास, अल्फा बता दिया, वी बता दिया, सब बता दिया। ठीक है? तीसरा जो एक फॉर्मूला है वो ये है, अगर आपको मान लो आपको पता चल गया कि भाई प्रोपेलर टैंक ड्रॉप कर दिए, अब बचा हुआ रॉकेट का मास कितना है वो कैसे निकालोगे? भाई मान लो 100 किलोग्राम, सिंपल सी एग्जांपल समझ लो। लॉन्च करते वक्त 100 किलोग्राम था। देखो मेरा बेटा, एक सिंपल सी मिसाल से समझते हैं जो मैं तीसरा फॉर्मूला समझाना चाह रहा हूं। मान लो जब आपका रॉकेट लॉन्च हुआ उस वक्त इसका टोटल मास था 100 किलोग्राम। कुछ टाइम के बाद 15 किलोग्राम का फ्यूल खर्च हो गया। 15 किलोग्राम का फ्यूल खर्च हो गया, तो उस टाइम के बाद बचा हुआ रॉकेट का मास कितना है? आप बोलोगे सर 85 किलोग्राम। कैसे निकाला आपने ये? मेरा बेटा आपने ये कैसे निकाला? आपने बोला भाई 100 किलोग्राम टोटल था, 15 किलो खर्च हो गया, 100 में से 15 निकाल दो, पीछे कितना बचा? 85। वही ये फॉर्मूला है बस। एम विल बी इक्वल टू एम नॉट माइनस का अल्फा इंटू टी, या इसको यूं भी लिखते हैं एम नॉट माइनस का एम प्राइम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय टी। इससे रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है माजी में। ठीक है? चालाकी चेक करो अब जरा। देखो एम क्या है? टोटल मास ऑफ द रॉकेट किसी भी टाइम पे। एम नॉट इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट था कितना, यानी कि टाइम टी इक्वल 0 स्टार्ट में रॉकेट का मास कितना था? अल्फा। यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में रॉकेट का कितना मास कम हुआ? भाई अल्फा को जब टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा? भाई ऐसे समझो, मिसाल के तौर पे रॉकेट का एक्सपल्जन रेट है 15 किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना एक्सपेल कर रहा है? 15 किलोग्राम। तो 2 सेकेंड में कितना करेगा? 30। कैसे निकाला? 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही तो हो रहा है ये। अल्फा क्या है? एक सेकेंड में कितना मास एक्सपेल हो रहा है गैस का, जब टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी सेकेंड में कितना मास हुआ वो मिल गया। इनिशियल में से जितना एक्सपेल हो गया उसे माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बचा हुआ मास मिल जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? कॉपी कर लीजिए जल्दी से इतना हिस्सा, सीधा सवालों की तरफ चलते हैं और दिमाग के ढक्कन खोलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है। अभी तक की आपने जो नॉलेज हासिल की है ना, ये क्वेश्चन
उसी डोमेन से है और माजी में आया हुआ है GIKI 2016 में। और जब एग्जामिनर रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसके अंदर बच्चों ने कॉमन गलती की थी इसमें। पहले सवाल पढ़ो, तहम्मुल से, तसल्ली से सवाल पढ़ो। कहता है भैया रॉकेट हैविंग इनिशियल मास ऑफ 5000 किलोग्राम। इनिशियल मास कितना दिया हुआ है? m0 दिया हुआ है मेरा बेटा 5000 किलोग्राम। इजेक्ट्स गैस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड। गैस इजेक्ट कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड। ये जो गैस इजेक्ट हो रही है इसको हम कहते हैं m प्राइम अपॉन डेल्टा टी, या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में इसे m कहा जाता है, या मैं इसे अल्फा कह रहा था। और ये कितनी दी हुई है? 15 किलोग्राम पर सेकेंड। गैस इजेक्शन का रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैसेस या एक्सपल्जन ऑफ गैसेस विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस स्पीड से इजेक्ट कर रहा है भैया? 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इजेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको v कितना दे दिया? 10,000 मीटर्स पर सेकेंड। सर मीटर पर सेकेंड में क्यों किया? SI यूनिट। 10 किलोमीटर है तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10,000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट? आगे एक छोटा सा जुमला लिखा हुआ है 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। अब बच्चों ने यहां क्या गलती करी? ये 1 मिनट वाला मार्जिन भूल गए। मैं बताता हूं अब गलती हुई क्यों। पहले आप वीडियो को पॉज करो और यहां पे एक बार इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो 1 2 3। देखो देखो मेरा बेटा, अगर आप अच्छे से किताब विताब सब दिमाग लगा के पढ़ के जाओगे तो आप बोलोगे सर ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, a इक्वल m प्राइम अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या आ जाएगा मेरा बेटा? v डिवाइडेड बाय, यहां क्या आ जाएगा आपके पास? कैपिटल M। ये फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है ना किताब में फॉर्मूला। इसको आप देखोगे तो इसको आप m कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय v अपॉन कैपिटल M। आपको वैल्यू भी गिवन है, ये जो m है रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैसेस, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 15। v जिस रफ्तार से वो गैस इजेक्ट हो रही है वो भी गिवन है 10,000। कैपिटल M कितना गिवन है? कैपिटल M गिवन है 5000। सॉल्व कर लो भैया जी। 5 1 जा 5 2 जा 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ये 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वहां ऑप्शन भी मौजूद था और ये ऑप्शन क्या है मेरे बेटे? गलत है। क्यों गलत है? अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा होता जब रॉकेट लॉन्च हुआ उस वक्त इसकी क्या एक्सेलरेशन थी तो आपका आंसर ठीक था, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला रॉकेट का एक्सेलरेशन बताओ 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट, 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। मेरे बच्चे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो। अगर ब्लास्ट हुए हुए 1 मिनट हो गया है, रॉकेट को लॉन्च हुए हुए 1 मिनट हो गया है, तो क्या रॉकेट का पूरा मास इंटैक्ट रहेगा? अगर आप कहते हो कि हां सर, तो बेटे इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, आपने पूरे जो लेक्चर था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि 1 मिनट के अंदर यकीनन उसकी गैसेस बर्न हुई होंगी, गैसेस एक्सपेल हुई होंगी, तो कैसे मुमकिन है कि मास बराबर रहे? मास तो खर्च हुआ होगा। यह बात पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के फॉर्मूले में नहीं लिखी, लेकिन ऊपर थ्योरी में लिखी हुई है, पढ़ लेना वहां जाके। तो इसका मतलब क्या है? आपको यहां पे वो मास रखना था जो 1 मिनट बाद का होगा, वही तो तय करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v अपॉन में, यहां पे क्या आएगा? m नॉट माइनस का जो ये m है, या कह लो m कह लो, या कह लो अल्फा इंटू t। यहां पे भी वैसे आप डायरेक्टली अल्फा ही लिख सकते हो भैया, अल्फा मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। ठीक है, तो क्या है भाई? 15 मल्टीप्लाई बाय किस रफ्तार से निकल रही है भाई साहब? 10,000 से निकल रही है, अपॉन में इनिशियल मास कितना है? 5000 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है भाई? 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ है? कितने टाइम की बात कर रहा है? 1 मिनट की बात कर रहा है। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई साहब? 60 सेकेंड हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। 15 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया? 10 की पावर 4 हो गया, सेट है। अपॉन में क्या आ गया? ये 5000 माइनस 15 6 क्या होता है? 15 6 होता है मेरा बेटा 90 हमारे पास होता है। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? 5000 में से 900 माइनस कर देना, मैं ही कर देता हूं भैया। ठीक है, 10 की पावर 4 अपॉन में क्या आ गया? माइनस करोगे क्या बनेगा? 4100 बचेगा। सिंप्लीफाई कर लो। इस 4100 को अगर बगैर कैलकुलेटर के करना है, मैं इसको 4000 कर सकता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। जाहिर है कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर में डालो, एक ही बार आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 10 पावर 4 था, इसको मैंने लिख दिया 10 पावर 3 इंटू 10। 3 0 से ये 3 0 चले गए। 15 10 से कितना होता है? 150 अपॉन में क्या आ गया? 4 आ गया।
सॉल्व कर लो भाई। 4 3 का क्या होता है 12, 3 इधर आ गया, 4 7 का क्या होता है 28, 37.5। इसका जो एक्चुअल आंसर वहां पे गिवन था वो 36.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। हमने जो बगैर कैलकुलेटर निकाला है वो कितना आ रहा है 37.5 आ रहा है। अब आपने नोट किया, अब आप नोट करो दोबारा वही चीज जो मैंने स्टार्ट में बताई थी। एक्सेलरेशन का रॉकेट के मास के साथ रिलेशन क्या इनवर्स है, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ब्लास्ट के 1 मिनट के बाद आपका मास कम होकर कितना रह गया 4100। ये 4000 तो मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है ना सॉल्व करने के लिए विदाउट कैलकुलेटर। 4100 किलोग्राम रह गया, जो पहले कितना था 5000 किलोग्राम था। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी हो गई, बढ़ गई। जब पूरा मास था तो एक्सेलरेशन कितनी थी 30, अब कितनी आ रही है 36.8 या तकरीबन 37.5। सवाल समझ में आया, दिमाग के ढक्कन छक्कन खुले, ठीक है। चलो कॉपी कर लो मेरा बेटा। अब देखो मेरा बेटा आपके सामने जो सवाल है ये सवाल आया नम्स के अंदर 2017 या 18 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जिस साल आया था उस साल नम्स का पहले एक बार पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे उसके अंदर, ऐसा बच्चों ने रिपोर्ट किया था। तो फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो ये उसके मुश्किल वाले वर्जन में एक क्वेश्चन आया था। तसल्ली से सवाल पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पूरी वीडियो अगर आपने तरीके से देखी है तो आपसे सवाल बनेगा। इनफैक्ट अगर आपने पीछे के लेक्चर भी अच्छे से देखे तो सवाल बनेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी के बड़ा धांसू किस्म के कॉन्सेप्ट यहां लग रहे हैं, ठीक है। चलो सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं 6000 किलोग्राम का रॉकेट है, तो m0 दे दिया इनिशियल मास, इज यूज फॉर वर्टिकल फायरिंग, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भैया एग्जॉस्ट स्पीड भी उसने आपको बता दी, इसने आपको रॉकेट का मास कितना दे दिया 6000 किलोग्राम। सर आपने इसे m0 क्यों नहीं कहा, इसलिए कि मैंने सवाल पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें वो आगे के टाइम की बात ही नहीं कर रहा, लॉन्च टाइम की ही बात कर रहा है। तो लॉन्च टाइम के ऊपर जो m होता है वही तो m0 होता है, ठीक है। अबे टाइम गुजरेगा तो मास कम होगा, तो m छोटा रह जाएगा, m0 ज्यादा होगा, तो m 6000 किलोग्राम है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड जिससे गैसेस निकलती हैं वो क्या है भाई v होती है हमारे फॉर्मूले में, 1000 मीटर पर सेकेंड है। हाउ मच गैस बी इजेक्टेड पर सेकेंड, क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच गैस बी इजेक्टेड पर सेकेंड, m प्राइम अपॉन डेल्टा t, जिसको हम m कहते हैं या जिसे हम अल्फा कहते हैं, वो आपसे पूछ रहा है किलोग्राम पर सेकेंड में। टू सप्लाई द थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या है फॉरवर्ड फोर्स, और फॉरवर्ड फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू वी, याद है अल्फा इंटू वी जो फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है, या एम इंटू ए भी कहते हैं इसे। भाई ये एम ए का ही तो फॉर्मूला है, एम ए का यही तो फॉर्मूला है, एम प्राइम अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय वी। भाई साहब यही तो पढ़ के आए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू वी। अब इसमें दो आपको ऑप्शन दिए हुए या दो क्वेश्चन दिए हुए, पहले आपने वो अल्फा कैलकुलेट करना है जिससे इतना थ्रस्ट मिलेगा टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, दूसरा बताना है टू गिव द रॉकेट एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छे से सवाल देखो, देखो मेरा बेटा, ये मान लो आपके पास रॉकेट है, रॉकेट का जो वेट है वो कहां पे एक्ट कर रहा होगा, अरे भैया किसी भी चीज का वेट कहां एक्ट करता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेट कितना होगा mg के बराबर होगा। जब गैसेस यहां से निकलेंगी जमीन पे ताकत लगाएगी, जमीन कहां ताकत लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा कहां पे, रॉकेट पे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो किसके बराबर होगा अल्फा इंटू वी के बराबर होगा। तो पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, आपको इतना थ्रस्ट चाहिए कि वो सिर्फ वेट को क्या करे ओवरकम कर दे। अगर वेट को ओवरकम कर देगा तो रॉकेट एक कांस्टेंट स्पीड से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। भाई इसका वेट कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। अगर मैं जितना इसका वेट एक्ट कर रहा है उतनी ही ताकत ऊपर की डायरेक्शन में लगाऊं तो मार्कर विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं, अल्फा इंटू वी विल बी इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेट क्यों किया, सवाल की कंडीशन पढ़ो, आपको थ्रस्ट कितना लगाना है, जस्ट टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। क्लियर हो गया। अच्छा, अल्फा इंटू वी विल बी इक्वल टू एम जी, अल्फा विल बी इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइडेड बाय वी। क्लियर है। एम क्या है हमारे पास 6000 है भैया, जी कितना है 10, सवाल में गिवन है कि टेक जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी कितना गिवन है, वी गिवन है भैया 1000,
3 जीरो से 3 जीरो मर गए, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 60 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में अगर 60 किलोग्राम की गैस इजेक्ट होगी तो रॉकेट को इतना थ्रस्ट मिलेगा कि वो वेट को ओवरकम करेगा। और अपनी कॉपी में बोल्ड करके लिख लेना, अगर सिर्फ वेट को ओवरकम करेगा, अगर सिर्फ वेट को ओवरकम करेगा तो क्या होगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा। देखो मैं एक और तरह साबित करता हूं। इस रॉकेट का वेट कितना होगा, m इंटू जी। m कितना है इसका 6000, g कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है 60,000 न्यूटन। मेरे बच्चे इसका वेट कितना आ रहा है 60,000 न्यूटन। अल्फा आपने कितना कैलकुलेट किया 60, v कितना है 1000। जो गैसेस निकल रही हैं उसकी स्पीड कितनी है 1000, तो आप 1000 को 60 से मल्टीप्लाई करो, ये भी कितना बनता है 60,000। यानी कि जो थ्रस्ट मिल रहा है वो भी कितना मिल रहा है 60,000 न्यूटन। समझ पा रहे हो भाई, वेट कितना लग रहा है नीचे 60,000 न्यूटन। उसकी वजह से जो गैसेस निकल रही हैं, अगर आप 60 किलोग्राम पर सेकेंड निकालोगे तो जो थ्रस्ट ऊपर की तरफ रॉकेट को मिलेगा ग्राउंड के फोर्स लगाने की वजह से, वो भी कितना मिलेगा 60,000 न्यूटन। ये 60,000 इसके वेट को बैलेंस कर देगा एंड द रॉकेट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब पार्ट 2 पढ़ो क्या कह रहा है। पार्ट 2 पढ़ के एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मेरा बेटा पार्ट 2 क्या कह रहा है। पार्ट 2 कह रहा है टू गिव रॉकेट एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट किस तरह से काम करता है मैं आपको थोड़ा सा फिनोमिना समझाता हूं। सपोज कर लो कि मेरा वजन है 100 न्यूटन, क्लियर है। अगर मेरे ऊपर 100 न्यूटन के बराबर ताकत लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जमीन मुझे कहां बुला रही है डाउनवर्ड 100 न्यूटन से। अगर मेरे ऊपर कोई बंदा ऊपर की तरफ ताकत लगाए 100 न्यूटन से, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर ऊपर वाले की ताकत 100 न्यूटन से बढ़ जाएगी तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूंगा। क्लियर हो गया। अगला समझो, ये है रॉकेट। रॉकेट का जो वेट है दैट इज mg, कहां एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। जमीन जो थ्रस्ट अप्लाई कर रही है, जिसको आपने अल्फा इंटू वी कहा है या m इंटू वी कहा है, वो कहां पे है अपवर्ड। मैं बार बार m इंटू वी इसलिए नहीं कह रहा कि बच्चा कंफ्यूज होता है, सर F इक्वल m इंटू वी, हमने तो न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था F इक्वल्स ma होता है। तो मेरे बच्चे ये जो m है ना, ये m मास नहीं है, ये m क्या है मास ऑफ द गैसेस पर यूनिट टाइम। मैं इसलिए यहां पे m की जगह पे बार बार अल्फा लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये m क्या है मास ऑफ द गैसेस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना मास इजेक्ट हुआ, तो इसकी यूनिट भी किलोग्राम नहीं, किलोग्राम पर सेकेंड है। वो कहां पे लग रहा है अपवर्ड। अब आपने रॉकेट को जब ऊपर लेके जाना है तो वो कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं लेके जाना, वो लेके जाना है विद सम एक्सेलरेशन, वो भी आगे गिवन है। तो क्या करेंगे, हमें न्यूटन का सेकंड लॉ याद आ रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स इक्वल्स ma। पढ़ा है सेकंड लॉ क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस वीक फोर्स इक्वल्स ma। स्ट्रॉन्ग फोर्स यहां पे कौन सी होगी अल्फा वी, क्योंकि आपको जो एक्सेलरेट करना है वो किस डायरेक्शन में करना है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे पता चला, सवाल में लिखा हुआ है कहां एक्सेलरेट करना है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अल्फा वी माइनस का mg विल बी इक्वल टू ma। अगर आपने न्यूटन का सेकंड लॉ इसी चैनल पे मौजूद है, तमीज से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। और ये आप ही के पास पेपर में आई हुई है नम्स के अंदर। अल्फा इंटू वी माइनस का mg विल बी इक्वल टू ma। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऊपर की तरफ क्योंकि वहीं एक्सेलरेट कराना है, वीक फोर्स विल बी इक्वल टू ma। अल्फा निकालना है मुझे, अल्फा इंटू वी विल बी इक्वल टू ma प्लस का mg। अल्फा विल बी इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे, a प्लस का g डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भैया, ये v हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, m कितना है 6000, a कितना है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, कितना एक्सेलरेशन आपको रॉकेट को देना है 20 देना है, g कितना है 10 अपॉन में वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई थी हमें 1000 मीटर पर सेकेंड, जिससे गैसेज आपकी इजेक्ट हो रही है। 3 जीरो से 3 जीरो मर गए, ये 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 10 कितना होता है 30, कितना हो गया ये 180 किलोग्राम पर सेकेंड। देख रहे हो, क्या नोट कर रहे हो। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो स्टार्ट में जब मैंने अभी ये फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्सेलरेशन वाला, मैंने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास m प्राइम अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय v अपॉन कैपिटल M था। मैंने कहा था a डिपेंड कर रहा है किस पे, m प्राइम पे। जितना ज्यादा मास इजेक्ट होगा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा होगी ग्राउंड का थ्रस्ट उतना ज्यादा लग रहा होगा। ये देखो
पहले पार्ट के अंदर जब आपको सिर्फ वेट को ओवरकम करना था तो 1 सेकंड में आपको सिर्फ 60 किलोग्राम इजेक्ट करना था, बाहर एक्सपेल करना था। तो उसका जो था थ्रस्ट कितना आ रहा था, 60,000 न्यूटन। अब जबकि आपको वेट को ओवरकम भी करना है और कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाना, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करना है, तो इसके लिए आपको 1 सेकंड में 180 किलोग्राम क्या करना पड़ेगा, इजेक्ट करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेरा बेटा ये हमारे पास सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था रॉकेट प्रोपल्जन को लेके था। 2 पास पेपर के क्वेश्चंस भी थे। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा और अच्छे तरीके से दिमाग के ढक्कन छक्कन खुल गए होंगे। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो और मुझे बताना कि क्या कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।